हेलो डियर, कैसे हो आप? बहुत अच्छे होंगे, आई होप। आज आपका एक कंप्लीट टॉपिक रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हम लोग स्टडी किया जाएगा। एक्चुअली रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर सेक्शन 55 के जो प्रोविजंस हैं, देयर आर सम रूल्स रिगार्ड द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो पहले स्टूडेंट्स आप टॉपिक लिखे हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। एक्चुअली हम एक छोटा सा ये बैलेंस शीट बनाना चाहेंगे। आप बैलेंस शीट का लाइन भी खींच लें, चलो हमारे साथ। ये आपका बैलेंस शीट है, छोटा सा ओल्ड बैलेंस शीट का स्पेसिमेन है। और बस एक एग्जाम्पल व्यू से हम ये बात आपसे करने वाले हैं कि ये हम केवल एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, ना कि ये बैलेंस शीट बना रहे हैं। आप देखें, चलो एक कंपनी है, ये एक्स कंपनी है और इसका ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में इनके इक्विटी शेयर्स चलो मान लो 10 लाख के हैं। 10% प्रेफरेंस शेयर्स 8 लाख के हैं। रिजर्व एंड सरप्लस इनके पास 10 लाख रुपए का है। 10% डिबेंचर्स हैं 10 लाख के। अदर करेंट लाइबिलिटीज इनके पास 5 लाख की है, या आप इनको 2 लाख कर लो, 2 लाख की है। टोटल 10, 8, 18, 10, 10, 20, 30, 10, 40 लाख रुपए का इनका ये बैलेंस शीट शो कर रहा है। इनके पास जो एसेट हैं, अगर मैं कहूँ फिक्स्ड एसेट्स, इनके पास 30 लाख के हैं। और करेंट एसेट्स इनके पास 10 लाख का है। करेंट एसेट्स इनके पास 10 लाख का है। छोड़िए, ये आपके सामने ये बैलेंस शीट था। बैलेंस शीट है कि कंपनी के पास ये बैलेंस शीट देखिए आप, यहाँ पे इनके 40 लाख रुपए शो कर रहे हैं। और कंपनी के ये एज ए इंफॉर्मेशन मान लीजिए, एज ए बैलेंस शीट मान लीजिए। फिर क्या है कि प्रेफरेंस शेयर्स के पेमेंट का टाइम आ गया। कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि आप जो है अपने प्रेफरेंस शेयर्स का टाइमली पेमेंट कर लें। और ये टाइम से इनका पेमेंट आ गया, पेमेंट के ड्यू आ गए। देखिए आपके बैलेंस शीट में 10% के प्रेफरेंस शेयर्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन की बात है, तो 2-3 बातें हम लोग इसमें बहुत मिलनी है कि जो बात कर लिया जाए। पहली बात कि ये फुली पेड होने चाहिए। यानी उन्हीं प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन हो सकता है कि जिनका जो फुली पेड हो चुके हों, यानी कि वो पहले से उनमें कोई अनपेड अमाउंट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज कि ये एट पार्ट पेमेंट हो सकते हैं, एट प्रीमियम पेमेंट हो सकते हैं, मे बी कि एट डिस्काउंट भी हो सकते हैं। लेकिन नाउडेज यदि आपको मैच्योरिटी पर कोई अमाउंट पेमेंट मिले तो क्या आप डिस्काउंट पर पेमेंट लोगे? नहीं लोगे, किसी कीमत पर नहीं लोगे। तो ये पेमेंट की बात आती है कि यानी सबसे पहले जब भी आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले सेक्शन 55 के जो प्रोविजंस हैं, आप उनके विषय में देख लें। उनके विषय में बात कर लिया जाता है कि सेक्शन 55 कहता क्या है। नाउडेज स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात सेक्शन 55 कहता है कि आपको क्या, आप जो शेयर्स पेमेंट देंगे, उन शेयर्स का पहली बात तो ये चेक कर लें कि क्या उन पे कोई बकाया तो नहीं है।
यदि कोई बकाया होगा तो जब तक कि वो फुली पेड ना कर लिए जाए, यानी उन पे कॉल किए जाएंगे, उनसे पैसे मांगे जाएंगे, फिर उनका जो पैसा आएगा फिर उसके बाद हम उनको पेमेंट्स देंगे। तो ये पहली बात कि आपके जिन प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना है वो फुली पेड अप होने चाहिए। दूसरी बात कि चलो अब हम अपने बैलेंस शीट की ओर चलते हैं और यहाँ पे कुछ अच्छी बातें आपको बताते हैं। ये बैलेंस शीट आपका कहता है पेमेंट के टाइम आ गए, लेकिन 10% डिवेंचर्स होल्डर ने कहा भाई ऐसे कैसे आप पेमेंट दे सकते हो, पहले तो मुझे एक्सटर्नल को पेमेंट दे दो, या एक्सटर्नल की पेमेंट देने से पहले आप किसी इंटरनल कैपिटल का पेमेंट नहीं दे सकते। अच्छा, मामला जो है आपका फंस जाता है। तो कंपनीज एक्ट सेक्शन 55 कहता है कि कंपनी के पास दो ऑप्शंस होते हैं। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए जो इंतजाम है, जो सोर्स ऑफ फंड है, कलेक्शन है, ये देखो आप इससे दो चीजें हो सकती हैं कि पहली बात तो मैं ऐड पर की बात कर रहा हूं कि ऐड पर आपके पेमेंट का टाइम आ गया और ऐड पर आप पेमेंट करना चाहते हो, ये चीज ध्यान देना। पेमेंट के टाइम आ गए, कंपनी की अपने प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट करना, डिवेंचर होल्डर ने अड़ंगा फंसा दिया, कहा मुझे भाई पहले मुझे पेमेंट्स दे दो क्योंकि सबसे पहले मेरा पेमेंट बनता है। वास्तव में पहले मालिक को पेमेंट आप दे दोगे तो फिर ये गलत बात है ना, पहले डिवेंचर्स का पेमेंट, लेकिन डिवेंचर्स की पेमेंट की डेट तो अभी बाद में है, तो अभी पहले हम उनको पेमेंट कैसे दे सकते हैं। तो कंपनी एक्ट 2013 ने प्रोविजन किया सेक्शन 55, हमारे साथ आप नोट कीजिए। सेक्शन 55 कहता है, क्या कहता है नोट कीजिए, कंपनी कैन इशू द न्यू इक्विटी शेयर ऑब्लिक कर लीजिए प्रेफरेंस शेयर अप टू द फेस वैल्यू ऑफ, क्या फेस वैल्यू, क्या अप टू द फेस वैल्यू, अप टू द फेस वैल्यू ऑफ redeemable प्रेफरेंस शेयर्स। यानी कंपनी क्या कर सकती है, सेक्शन 55 कहता है कि कंपनी अप टू द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू तक, किसके फेस वैल्यू तक, प्रेफरेंस शेयर्स के फेस वैल्यू तक कंपनी नए शेयर्स इशू कर सकती है। अच्छा, पुराने मालिक का पेमेंट करके एक नए मालिक बैठा देना, एक नए मालिक बना देना, ताकि इनका इंटरेस्ट कंपनी में सेफ रहे। इन्हें पेमेंट कौन देगा, मालिक की पूंजी होगी तभी तो इन्हें पेमेंट मिलेगा। तो कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 55 कहता है कि आप पहले नए मालिक बना दो कंपनी के अंदर, फिर वो मुझे जब पेमेंट देना होगा तो पेमेंट देंगे, लेकिन पहले आप मालिक बना दो, यानी कंपनी एक्ट का सेक्शन 55, यानी नए शेयर्स इशू कर लो। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि इनके पेमेंट के लिए अप टू द फेस वैल्यू की जो मैंने बात की कि आप जो शेयर्स इशू करेंगे ना, वो यदि आपने 8 लाख रुपए का शेयर्स इशू किया तो उस कंप्लीट 8 लाख रुपए जो, क्योंकि जब भी कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उसके पहले एक पब्लिक कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो उसे प्रॉस्पेक्टस इशू करना होता है, और जब प्रॉस्पेक्टस कंपनी इशू करती है तो उसमें बताती है कि वो कंपनी प्रॉस्पेक्टस में वो बताती है, वो लिखती है कि वो जो नए शेयर्स इशू कर रही है उसका पैसा क्या होगा, उस पैसे से उसका क्या उपयोग किया जाएगा, नहीं कि ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्ड द यूटिलाइजेशन ऑफ कलेक्टिंग कैपिटल बाय इशूइंग ऑफ न्यू शेयर्स कंपनी provides the complete information in prospectus. So in this case आप कंपनी बताएगी कि हमने क्यों ये शेयर्स इशू किया है, तो आपने बोला रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। तो यदि आपने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए शेयर्स न्यू इशू किया तो उस कंप्लीट पैसे का आपको इस्तेमाल अप टू द फेस वैल्यू, यानी जितने के फेस वैल्यू तक आपका रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है वहां तक यदि आपने शेयर्स इशू किया तो उस पैसे का इस्तेमाल आप रिडम्पशन के लिए कर लेंगे। चलिए रिडम्पशन की एंट्रीज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की ओर हम लोग चलेंगे, क्योंकि यहां से आपका स्टार्ट होता है अकाउंटिंग। तो आपने क्या किया, कंपनी ने नए शेयर्स इशू कर लिए, तो क्या होगा भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग इशू ऑफ न्यू
फ्रेश शेयर्स। अच्छा, आप इसी में से क्वेश्चन पूछ सकते हो सर, क्या इन शेयर को प्रीमियम पर इशू नहीं किया जा सकता क्या? तो जो नए शेयर्स इशू होंगे बिल्कुल उनको प्रीमियम पर इशू किया जा सकता है, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 8 लाख, कितना? 8 लाख रुपए तक आपको अल्टीमेटली इस 8 लाख का उपयोग इनके पेमेंट के लिए करना होगा। प्रीमियम का पेमेंट, प्रीमियम के पैसे का इस्तेमाल आप इनके पेमेंट के लिए नहीं कर सकते। यानी कि आप यहां लिखें टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। भले ही आपने 1 लाख का प्रीमियम या 50,000 का प्रीमियम पाया है या 40,000 का प्रीमियम पाया है, आपने जितने का भी प्रीमियम पाया है उस प्रीमियम के पैसे का इस्तेमाल कंपनी, यहां पे क्या था, आपने 8 लाख के एग्जैक्ट पैसे को इशू किया। यहां आपने हमसे पूछा कि क्या सर जो नए शेयर्स हैं वो प्रीमियम पर इशू हो सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, जो न्यू शेयर्स हैं वो एट प्रीमियम इशू हो सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 केवल बाउंडेशन लगाता है डिस्काउंट पर। डिस्काउंट पर आपको मैंने पिछली क्लास में बताया है कि डिस्काउंट पर कौन से शेयर्स इशू हो सकते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर, फॉरफिटेड शेयर्स को रीइशू करना और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के अकॉर्डिंग, बाकी के कोई भी शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकते। तो चलिए, ये पैसा आपके पास आ गया, उनके पेमेंट की बात आती है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट की बात आती है। तो आप देखो, उनका पेमेंट मैंने क्या कहा, अभी ऐड पर किया। अब इन दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं, मैं दोनों को बताता हूं, ठीक है? चलो ठीक है, आपने क्या किया, अब आप इनके रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के पेमेंट की बात आती है। तो आप पेमेंट कैसे दोगे, आप उस एंट्रीज को लिख लें। आप पेमेंट कैसे देंगे उस एंट्रीज को आप लिख लें। चलिए भाई, पेमेंट की एंट्री आपको लिखनी है, तो सबसे पहले तो आप उनको ड्यू करेंगे, यानी जब भी कोई कैपिटल कम होता है तो वो डेबिट होता है। किसका कैपिटल कम होगा? 10% प्रेफरेंस शेयर्स का कैपिटल कम होगा, तो यानी कि पहले ड्यू किया जाएगा। लिखेंगे व्हेन, ये पहली एंट्री थी, ये दूसरी थी जब प्रीमियम पर आपने आपका नया शेयर इशू होगा, और ये थर्ड एंट्री होगी व्हेन अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर ड्यू। आप प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट ड्यू कर रहे हैं, तो एंट्री होगी 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 10%, ये लाइन कर लो भाई, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट है, कितने से डेबिट होगा? 8 लाख रुपए से जी, 8 लाख रुपए से। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, 8 लाख रुपए को आपने ड्यू कर लिया, 8 लाख रुपए को आपने ड्यू कर लिया। लिखेंगे यहां बीइंग अमाउंट ड्यू। आपने किस पे पेमेंट की बात कही? सर मैंने पेमेंट एट पर की बात किया है। ओके, ड्यू किया, आप इनको पेड भी कर दो। तो लिखेंगे चौथी एंट्री, व्हेन अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो पानी वाला डेबिट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बहुत सिंपल है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट, आप इनका पेमेंट 8 लाख रुपए का कर दिया, ठीक है, वो अपने घर गए। अच्छा एक चीज देखो, अब ये बैलेंस शीट की बात आती है, किसकी बात आती है? बैलेंस शीट की बात आती है। तो जब बैलेंस शीट में अब क्या हुआ, आपके प्रेफरेंस शेयर्स पेमेंट हो चुके, तो जब पेमेंट हो चुके तो आप इनका नाम काट दें। यहां क्या आ जाएगा? इक्विटी शेयर्स, इसके साथ इंक्लूडिंग 8 लाख रुपए का इक्विटी शेयर आ गया। बोलिए आ गया कि नहीं? जब आपने नए शेयर्स इशू किए थे तो 8 लाख का कैश आया था, तो ये हो गया था 18 लाख कैश।
और इसमें से फिर 8 लाख आपने डिडक्ट कर लिया, तो फिर ये कितना बच गया, अल्टीमेटली 10 लाख का बच गया। तो अगर आपने इस शेयर्स को एट पर इशू किया था तो ये फिगर बनेगा। अगर ये आपने शेयर्स एट प्रीमियम इशू किया था तो ये देखो 40,000 रुपए और आपके पास आए थे। तो ये अगर की बात मैंने किया है तो यहां तब 8,40,000 हो जाएगा, तो ये फिगर आपका 10,40,000 बनेगा। और यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स भी 40,000 से हो जाएगा। एक नया बैलेंस शीट, तो मैं इस कंप्लीट यहाँ पे केवल 2 चीजें हैं, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स, तो मैं मिटा के दिखा दूं। तो यहाँ कंप्लीटली आपका केवल कितना, केवल 10,40,000 का फिगर यहाँ पे दिखेगा। कितने का, 10,40,000 का। तो आपके पास जो टोटल अमाउंट आया 30-10 40,40,000 का। यहां देखो 10 8 28 10 38 2 8 10 10 20 10 30 8 38 2 40,40,000 का। ये बैलेंस शीट भी आपका मैच हो गया। डियर स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में जस्ट आपसे बैलेंस शीट बनाने के लिए पूछेगा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। तो जस्ट आपका ये बैलेंस शीट भी हो गया, आप बैलेंस शीट का लाइन खींच लें और एक न्यू बैलेंस शीट आपका बनके रेडी हो गया। और आप नए बैलेंस शीट का जो टाइप्स है, आप इसको लायबिलिटीज में दिखा दें, आप इसको एसेट में दिखा दें, काम खत्म। ये तब की बात है जब आपके क्या हुआ, आपके शेयर्स अगर ऐड पर होते तो यहां 40 लाख नहीं दिखाते, केवल यहां पे हम क्या दिखाते, 8 लाख ऐड हो जाता और 8 लाख माइनस हो जाता। लेकिन चूंकि आपने प्रीमियम पर इसको दिखाया है, ये जो बैलेंस शीट हमने बनाया है, वो जब आपने जो नया शेयर्स इशू किया है वो एट प्रीमियम इशू किया है, एट पर होता तो बहुत सिंपल है कि 10 लाख में आपका 8 लाख ऐड होता, 18 लाख होता, और इसमें से 8 लाख माइनस होता, तो यहां पे अल्टीमेटली 10 लाख दिखाते। ठीक है, और वैसे क्या हुआ, यहां पे हमने 8,40,000 इशू किया, 8 लाख पेमेंट किया, बैलेंस बचा 10,40,000। दैट इज क्लियर। आई होप कि ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता है। चलिए इसी वे में हम अगला लेते हैं कि आपने अपने शेयर्स को एट पर या प्रीमियम इशू किया और रिडेम्पशन अपने पिछले प्रेफरेंस शेयर्स का एट प्रीमियम करने की कोशिश की। तो चलिए उसको देखते हैं। बस हम कुछ नहीं ज्यादा इस सीन को मिटा देते हैं। डी में हम अपने बैलेंस शीट को हल्का सा बदलते हैं, फिर वहीं पहुंचते हैं। 10% जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, फिर वही 8 लाख के, और करंट एसेट्स में चलो आपके पास कैश है 10 लाख का, फिर वही अल्टीमेट फिगर हम लोगों को 40 लाख का मिल रहा है। 40 लाख का फिगर मिल रहा है, इनको एसपीआर को हम हटा देते हैं। फिर हम लोग अपने उसी बैलेंस शीट पे पहुंच गए जो बैलेंस शीट हमने अभी बनाया था, फिर उसी बैलेंस शीट पे पहुंच गए। देख लो आप, अब कंपनी ने क्या किया, अपने नए शेयर्स को इशू कर लिया, फिर वही सेक्शन 55 का जो शेयर्स इशू हुआ था हम लोग वहीं पे हैं। बस कंपनी ने क्या किया, अब अपने प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट यानी रिडेम्पशन एट प्रीमियम करना चाहती है। कहां से करना चाहती है डीएम, एट प्रीमियम करना चाहती है। तो अगर एट प्रीमियम करना चाहती है तो सबसे पहले देखो कि कुल पेमेंट कितने बनते हैं। आप मान लो 10% प्रीमियम पर देना चाहती है, आप लिखेंगे कंपनी वांट टू पे द 10% प्रेफरेंस शेयर एट प्रीमियम। कंपनी उनका रिडेम्पशन किस पे करना चाहती है, प्रीमियम पे करना चाहती है। यानी टोटल जो पेमेंट होगा ना वो 8 लाख प्लस प्रीमियम 80,000, टोटल 8,80,000 रुपए तक का इनको पेमेंट देना है।
अब यहां हम समझने वाली बात बता दें आपको, कंपनी ने जो नए शेयर्स इशू किया था ना, वो एट पर इशू कर सकती है, एट प्रीमियम इशू कर सकती है। तो आप बता दो। चलो, मैं एट प्रीमियम, कंपनी ने अपने पुरानी जो शेयर्स इशू किया था वो एट प्रीमियम इशू किया था, और याद कीजिए वो 8,40,000 रुपए में उसने शेयर्स इशू किया था अभी कुछ मिनट पहले। यानी कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 कंपनी ने क्या किया, शेयर्स इशू किया था तो लिखा था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। आपने लिखा था यही 8,40,000 कैपिटल आया था 8 लाख, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से आया था 8,40,000। यहां आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, हल्का सा ध्यान देना है। बस क्या ध्यान देना है कि कंपनी इस प्रीमियम का पेमेंट 80,000 का करना है। तो सबसे पहले कि अभी हमने कहा कि कंपनी कैन use the amount of new issuing of shares up to the face value of redeemable preference shares। यानी इस 8 लाख रुपए का इस्तेमाल तो इस रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए कर सकती है, लेकिन इस 40,000 रुपए का जो नया इशू से पैसा आया है वो हमें पेमेंट कितने देने हैं, प्रीमियम का पेमेंट 80,000 का देना है। भाई कैपिटल का पेमेंट तो मैंने बता दिया आपको, इसके जस्ट पिछले वाले जो एग्जांपल्स मैंने लिया था। लेकिन इस प्रीमियम के पैसे की व्यवस्था कैसे होगी, कहां से होगी, तो ये देखने वाली बात है। सबसे पहले हम बैलेंस शीट के अंदर ये देखेंगे कि कंपनी के पास कोई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स का अमाउंट है क्या। जी कोई अमाउंट नहीं है, बस केवल ये 40,000 रुपए इनके पास आए हैं। तो जी बिल्कुल बिल्कुल इतने अमाउंट से ध्यान देना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स अकाउंट डेबिट कितना, जितना हमारे पास प्रीमियम का पैसा अवेलेबल होगा उतना कर लिया, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट बना लेंगे 40,000 का। अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स का ये पहला अमाउंट मुझे 40,000 रुपए की व्यवस्था हो गई, लेकिन अभी भी 40,000 रुपए घट रहे हैं, तो इसको कहां से लेंगे। इसकी व्यवस्था जो है वो होगी, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कंपनी के बैलेंस शीट में फ्री रिजर्व्स है कि नहीं है। जी है, फ्री रिजर्व्स मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस 10 लाख के हैं। तो यहां पे लिखेंगे सेकेंड एंट्री, फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। 40,000 रुपए हमने यहां से ले लिया। जी आपके पास 40 और 80 और आपने शेयर्स इशू किया था तो कैपिटल की व्यवस्था कर ली। जी कर लिया, प्रीमियम के पैसे की व्यवस्था आपने कर ली। अब क्या होगा, अब ड्यू करेंगे। ड्यू कर ले, किसे देना है, इस कंप्लीट पैसे को ड्यू कर लें। तो लिखेंगे थर्ड एंट्री। अच्छा, इसकी कंपोजिट एंट्री बन सकती है डीएफ, कैसे, एसपीआर डेबिट, फ्री रिजर्व्स डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इन दोनों की एक कंपोजिट एंट्री आप कर सकते हैं, यानी कंपाउंड एंट्री आप बना सकते हो। लेकिन चलो हमने नहीं बनाया, लेकिन आप बना सकते हो। बस क्या करना है, इन दोनों को डेबिट, इसको एक अमाउंट को क्रेडिट यानी 80,000 से कर लेंगे। अब क्या किया जाए, इंतजाम हो गया, ड्यू किया जाए। तो प्रेफरेंस 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से भाई, 8 लाख रुपए। यहां देखो ये खत्म हो गया, जी खत्म हो गया। अच्छा, ये जो प्रीमियम है तो ये डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट कितने से, 80,000 से, जितना इनको, क्योंकि प्रीमियम का पेमेंट क्या है, घाटा है, और लॉस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो हमने डेबिट कर लिया। और क्या किया, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट
8,80,000 से प्रेफरेंस होल्डर को हमने क्रेडिट कर लिया। कितने से? 8,80,000 से हमने प्रेफरेंस होल्डर को क्रेडिट कर लिया। अब क्या करें, हम प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट दे दें होल्डर को, यानी चौथी एंट्री 1 2 3 4, और ये तो आपने पिछले किया हुआ था, तो चौथी एंट्री क्या होगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना देना इनको? 8,80,000। 8,80,000 बीइंग, मैंने नरेशन इसके सब बताए हुए हैं आपको, ड्यू का पेड का, तो नरेशन की कोई बात नहीं, लिख दीजिए बीइंग अमाउंट पेडीएम, बीइंग अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। यहाँ लिख सकते हैं अमाउंट ड्यू, यहाँ लिख सकते हैं ट्रांसफर टू रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम, और यहाँ लिख सकते हैं बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो नरेशन की कोई बात नहीं, बट नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो ना, आपने क्या किया, इनका इशू, अपने शेयर्स को इशू एट प्रीमियम किया और रिडम्पशन एट प्रीमियम किया, दोनों का। तो अब हम लोगों की ये अगली बात होती है कि बैलेंस शीट हम लोगों को बनाना है। तो चलिए देखते हैं बैलेंस शीट इसका कैसे बनेगा। अच्छा, ये अब आप देखिए, ये आपके पेमेंट हो चुके, तो पेमेंट जब हो चुके तो इनकी जगह पे क्या आ गया? आपने नया इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच का इशू कर लिया। कितने का? 8 लाख का। अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम वीजर्स, आपने 80,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम वीजर्स पाया था, सॉरी 40,000 पाया था, और ये 40,000 आपका चला भी गया, तो ये पैसा क्या हो गया? सिक्योरिटी प्रीमियम वीजर्स को दिखाना ही नहीं है। अच्छा, ये वीजर्स एंड सरप्लस से आप बताओ 40,000 ले चुके हो, तो अब यहाँ कितना बचा? 9,60,000, और कहीं कोई कन्वर्जन नहीं हुआ। हाँ, यहाँ हुआ है कैश आपका, ये 10 लाख पहले से था, 8,40,000 का कैश आया है, तो 18,40,000 हुआ है। इसमें आपने 8,80,000 का पेमेंट किया है, तो आपके पास कितना बचा? 9,60,000 का कैश बचा। ये कैश यहाँ पे लिख लें, ठीक है। तो आप देखेंगे ये फिगर, ये 39,60,000 का आएगा, और ये टोटल कर ले तो 10 8 18 10 28 2 30 9 39 39,60,000 का, और ये नया बैलेंस शीट हम लोगों का बनके रेडी हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे ढंग से, अभी आपने क्या किया, इसका प्रीमियम पर पेमेंट किया। आपने कंपनी एक्ट सेक्शन 55 के जो प्रोविजंस थे, कंपनी एक्ट सेक्शन 55 के जो प्रोविजंस थे, आपने उनका बहुत अच्छे ढंग से यूज़ किया, और यूज़ के बाद आपने एक नया प्रेफरेंस शेयर्स पेमेंट कर लिया, और नया इक्विटी शेयर्स आपने अपने बैलेंस शीट के अंदर लिख लिया। तो सेक्शन 55 के जितने कंप्लीट प्रोविजंस थे, पहला कि कंपनी ने नए शेयर्स इशू किया, नए शेयर्स इशू किया, और फिर उनका पेमेंट, किनका? प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट। पहले कंडीशंस में मैंने ऐड पर बताया, सेकंड कंडीशंस मैंने ऐड पर बताया। पहले कंडीशन में मैंने जो नए शेयर्स इशू किया वो ऐड पर बताया, और दूसरे कंडीशंस मैंने ऐड प्रीमियम बताया। ये आपका सेक्शन 55 का पहला प्रोविजन था। चलिए हम नेक्स्ट प्रोविजंस की ओर देखते हैं कि कंपनी एक्ट का सेक्शन 55 का नेक्स्ट प्रोविजन क्या है। ओके डियर, चलो थैंक यू। क्या बनाएंगे? एक बैलेंस शीट बनाएंगे हमारे साथ। बैलेंस शीट का ये स्पेसिमेन होगा। चलो, ये बैलेंस शीट है यक्स लिमिटेड की। किसकी? यक्स लिमिटेड की ये बैलेंस शीट है, ठीक है बेटा, बोलिए। मैं यहीं पे ये बैलेंस शीट लिख दूं, इतने नीचे ही सॉरी यार, ये यक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट है, और ये बैलेंस शीट आज मैं नए टाइप का ही बनाने का मूड है। आप लोग सोचते हो कि सर पुराना पढ़े लिखे हैं तो पुरानी बैलेंस शीट हमेशा बनाते हैं, तो आज हम नए बैलेंस शीट को बनाएंगे, ठीक है भाई, बोलिए। ऊपर हेडिंग डालें आप, बैलेंस शीट ऑफ यक्स लिमिटेड, वही कहानी।
ये एक छोटा सा पतला सा नोट्स का कॉलम भी इसमें ले लीजिए, तब तो स्पेसिमेन कंप्लीट होगा। नोट्स, ये अमाउंट का कॉलम और ये पर्टिकुलर का कॉलम। जी, ये बताइए कंप्लीट कंपनी अकाउंट के अंदर आप लोगों ने अब तक बहुत ढेर सारी बातों की स्टडी किया, क्या किन किन बातों की स्टडी किया बोलिए। आपने देखा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस शीट बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा जर्नल एंट्रीज करनी है। क्यों? अकाउंटिंग आपका कंप्लीट बेस्ड है जर्नल एंट्रीज पे, सही बोलना कि नहीं, बताइए। यस सर। जी, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इक्विटी शेयर्स, या कैपिटल भी आगे लिख लो 20 लाख, लिखने में क्या जाता है। 10% प्रेफरेंस शेयर्स आपके 10 लाख के हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 50,000 का है, और जनरल रिजर्व 12 लाख का है। एसपीएल आपके पास है 3 लाख रुपए का, ठीक है। अदर लाइबिलिटीज में, अदर लाइबिलिटीज नहीं लिखो, नॉन करेंट लाइबिलिटीज लिख लो। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में 10% डिबेंचर्स हैं 10 लाख रुपए के। अदर लाइबिलिटीज आप लिख ले बेटा 2.5 लाख रुपए का, लिखने में क्या जाता है, लिख लो, लिख लिया। बैलेंस शीट का टोटल मुझे बता दो कितना हो रहा है, बैलेंस शीट का टोटल बताओ आप लोग। 20, 10, 30, 30 12 42, 3 45, 10 55, 2 57, 1 58 लाख, 58 लाख लिख दूं, बोलिए। अब यहां लिख लीजिए आप एसेट्स में, यहां एसेट्स में फिक्स एसेट्स लिख लीजिए 40 लाख, और करेंट एसेट लिख लीजिए बाकी के, ये कैश है 18 लाख का। टोटल आपका अमाउंट बनता है 58 लाख का। सब लोगों ने कॉपी कर लिया? आई होप कि मैंने जो टोटल किया वो सही है, जल्दी बताइए सही है कि नहीं, टोटल सही है कि नहीं, मुझे ये इन्फॉर्म कर लीजिए भाई, नहीं तो गलती हो जाए भाई, मनुष्य हूँ। देखो 20, 10, 30, 30 12 42, 3 45, 10 55, 2 57, 1 58 लाख। चलो मनुष्य ही हूँ, लेकिन इतनी गलतियां होती नहीं मुझसे, और जो गलती करता है गुस्सा भी बहुत आता हमें, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आप स्टूडेंट्स हैं, गलती हो सकती है, सबसे हो सकती है। कल हम लोगों ने बात किया था कि कंपनी ने एक नए शेयर्स इशू कर लिया, इनको पेमेंट देना था। क्या बात हुई थी हम लोगों की कि कंपनी ने सेक्शन 55 ने आपको ये प्रोविजन किया कि कंपनी कैन इशू, क्या कर सकती है भाई कंपनी कैन इशू द न्यू इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स अप टू द फेस वैल्यू ऑफ रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये बात हुई थी कि नहीं, बोलिए। कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स के डेट आ गए पेमेंट के, बैलेंस शीट आपके सामने है। कंपनी इनका पेमेंट देना चाहती है, अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट देना चाहती है बेटा, ठीक है, बोलिए हाँ या ना। जी देना चाहती है कंपनी, लेकिन फिर मामला वही कल वाला, ये जो 10% डिवेंचर्स होल्डर लोगों ने कहा एक काम करो भाई, आपको पेमेंट देना हो तो दो, कोई बात नहीं है, लेकिन पहले मेरा पेमेंट बनता है। आप अपने कंपनी के मालिकों का पेमेंट पहले कैसे दे सकते हो, पहले हम अदर जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं मुझे पेमेंट चाहिए, तो लेकिन कंपनी के इनके पेमेंट के डेट नहीं आए बेटा, ये 10% डिवेंचर्स के पेमेंट के डेट नहीं आए हैं, तो इनको पेमेंट पहले कैसे दे सकती है, जब पेमेंट का डेट आएगा तो फिर इनको पेमेंट देंगे, बोलिए सही है कि नहीं। तो इन लोगों ने ये पता किया कि क्या इसके कुछ प्रोविजंस हैं कि नहीं है।
कंपनी कहती है बिल्कुल, कंपनी एक्ट 2013 कहता है बिल्कुल इसके प्रोविजन है, बिल्कुल इसके प्रोविजंस हैं। तो पहले केस में कि ध्यान दीजिएगा कि कंपनी ने क्या किया, ये जो इसका रिडेम्पशन है ना वो एट पर करना चाहती है। पहले केस में मैं यहां बता रहा हूं आपको रिडेम्पशन कैसा करना चाहती है, रिडेम्पशन एट पर करना चाहती है। ओके, एनी डाउट? यस सर। डाउट है? चलिए, कंपनी एक्ट सेक्शन 55 यानी सेक्शन 55 कहता है कंपनी कैन क्या, कंपनी कैन मेक कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट अप टू, लिखिएगा हमारे साथ, द फेस वैल्यू, अप टू द फेस वैल्यू ऑफ redeemable प्रेफरेंस शेयर्स। यानी कंपनी के पास सेकेंड ऑप्शन की बात आज हम कर रहे हैं कि कंपनी क्या कर सकती है भाई, कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट देने के लिए पहले कल क्या किया था, पिछली क्लास में क्या किया था, उसने नए शेयर्स इशू किए थे। आज कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के पास अवेलेबल जो फ्री रिजर्व्स होगा, कौन सा रिजर्व्स बोलिए, कंपनी फ्री रिजर्व्स, कंपनी कैन मेक कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स अकाउंट अप टू द फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कहां से, बाई कहां से भैया, कहां से, बाई फ्री रिजर्व्स। अभी मैंने कल या पिछली क्लास में आपसे बात किया था कि फ्री रिजर्व्स मतलब क्या, कि जो सबसे ज्यादा फ्री हो, यानी कि सबसे पहले देखेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस है। ओके, बोलिए हाँ या ना। फिर इसके बाद सेकंड जनरल रिजर्व्स, कंपनी अपने उस जनरल रिजर्व्स के पैसे से कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स का क्रिएशन कर सकती है। थर्ड रिजर्व फंड, क्या चीज, रिजर्व फंड, मैंने बाई लिख दिया, बाई कहां से, ये फ्री रिजर्व्स की बात मैं कर रहा हूं। अगला इंश्योरेंस फंड, ठीक है बेटा, बोलिए हाँ या ना, इंश्योरेंस फंड। अगला डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, ठीक है भाई, बोलिए हाँ या ना। एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड, नोट कीजिएगा हमारे साथ, एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड, नोट कर लिया, बोलिए। वर्कमैन एक्सीडेंटल फंड, कहने का मतलब ये कि ऐसे रिजर्व्स का इस्तेमाल कर सकती है, और मैंने कहा अप टू द फेस वैल्यू, यानी कि आपको पेमेंट कितना करना है, 10 लाख रुपए, तो इस 10 लाख रुपए का इस्तेमाल कंपनी इनमें इस सीक्वेंस में इनमें से किसी की अवेलेबिलिटी हो वहां से कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स अकाउंट को क्रिएट कर सकती है। ठीक है बेटा, बोलिए हाँ या ना। यानी कि आप इन्हें देख रहे होंगे, ध्यान से इनको देखिए, जो मैंने नाम लिखा है, ये कंपनी अपने रिवेन्यू प्रॉफिट से इनका क्रिएशन करती है। कहां से करती है, बोलिए बेटा, इनका क्रिएशन कहां से कर रही है, रेवेन्यू प्रॉफिट से। इसका मतलब है कि कंपनी अपने लाभों में से पैसा निकाल के कहीं पे वो एक इकट्ठा रख दे, किनके लिए, ये डिवेंचर होल्डर कहते हैं कि आप बताओ इस मालिक का पेमेंट दे दोगे, अभी हम लोग तो जिंदा हैं यार, हम एक्सटर्नल हैं, हमें पेमेंट पहले मिलना चाहिए, आप पेमेंट भी नहीं देते हो। तो कंपनीज एक्ट 2013 की ये व्यवस्था है कि कंपनी क्या कर सकती है कि अपने लाभों में से कुछ पैसा एक अकाउंट बना के खोल दे, अकाउंट बना के उस अकाउंट में रख दे। ठीक है बेटा, बोलिए हाँ या ना।
एक अकाउंट बना के उस फंड में रख दे अप टू द फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। मेरी बात समझ रहे हो ना? बोलो। यस सर। और उसके बाद इन्हें पेमेंट दे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, डिवेंचर होल्डर कहते हैं। लेकिन कंपनी अपने लाभों में से इनके इक्विवेलेंट पैसा, जैसे मान लो अभी पिताजी रिटायरमेंट ले तो पिताजी पाएंगे 50-60 लाख रुपए, पाएंगे कि नहीं? बोलो, पाएंगे? बताइए। अब पिताजी ये सोचे कि पिताजी के हाथ में पैसे होंगे तो सबके सब खर्च हो जाएंगे। मम्मी बोलते हैं काम कर लो, आप 50 लाख रुपए पाए हो, इसमें से 20 लाख रुपए बिटिया के नाम से जमा कर दो, नहीं तो तुम ये सारे पैसे खर्च कर डालोगे मकान बनवाने में, परिवार को देने में, और नहीं तो किसी कीमत पे। देखो एक बात बताओ, वो पैसे 20 लाख रुपए भी पिताजी के ही पास हैं, लेकिन एक अलग से मम्मी ने अकाउंट खुलवाया और उस पैसे को वहां पे जमा करवा दिया। है तो 50 लाख रुपए, लेकिन 20 लाख रुपए किसके नाम से हैं? बोलिए। बेटी के नाम से है, बेटी के शादी के लिए है। यस सर। तो फिर क्या हुआ, एक अकाउंट ओपन हो गया कि बेटी जब बड़ी हो जाएगी तो 20 लाख रुपए वहां से निकालेंगे, उनका पेमेंट दे, सॉरी उनकी शादी कर देंगे, या उसका एजुकेशन, या जो भी। तो अब बताओ आपको अपने खर्चे के लिए कितना पैसा बचा? पापा के लिए कितना पैसा? मम्मी ने कहा ये पैसे 30 लाख रुपए आप खर्च कर लो, लेकिन 20 लाख रुपए आपको गुड़िया की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए रखनी होगी। बोले, सही बोलना कि नहीं? बोलो। ऐसे ही डिवेंचर होल्डर ने रिटायर होके आए थे तो मम्मी ऐसे ही की थी। जी, ऐसे ही की होंगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये डिवेंचर होल्डर बोलते हैं कि सुनो, तुम्हारे पास ये जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है ना, कहाँ पे, ये सभी इस पैसे में से ना एक काम कर लो। लेकिन अभी मैं बताऊंगा कि क्या एसपीआर का नाम यहाँ पे आया है बेटा? एसपीआर का नाम ध्यान से देखिए, यहाँ पे आया है क्या? सिक्योरिटी फॉर रिजर्व्स का आया है क्या? बोलिए, नहीं आया है ना? नो सर। नहीं। इसका मतलब क्या है कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए आप कैपिटल प्रॉफिट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? यदि रेवेन्यू प्रॉफिट से नहीं कर पाते हैं तो आप कैपिटल प्रॉफिट का इस्तेमाल उनके लिए नहीं कर सकते। इस 10 लाख के पेमेंट के लिए बहुत ध्यान से आज की क्लास सुनना, और इस साल आपके एग्जामिनेशन में 20 मार्क्स में आएगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कि मम्मी ने बोला कि एक काम कर लो, इनका पेमेंट इस 10 लाख रुपए के, तुम्हारे पास ये देखो 15 लाख रुपए है ना, देखो ध्यान से देखो, ये आपके पास कितने हैं, इसमें से मिलने वाले नाम देखो ना, यहाँ पे 2 नाम है कि नहीं? एक तो जीआर, एक तो एसपीएल। बोलिए, यहां से आप इनके 10 लाख रुपए के अमाउंट तक आप फ्रीज कर दो, कहीं पैसा अलग सेपरेट कर दो, जो कि तुमको कभी खर्च नहीं करना है। वो कब तक? जब तक हम लोग कंपनी के अंदर अवेलेबल रहेंगे तब तक। ओके? बोलिए बेटा, ठीक है? ओके सर। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? तो पापा ने क्या किया, 20 लाख रुपए निकाले और गुड़िया के नाम से डिपॉजिट कर दिया। कहानी खत्म हो गई। बोलिए हाँ या ना? तो एक नई चीज यहां बन के आएगी। तो ये लोग सभी के सभी डेबिट हो जाएंगे और टू कैपिटल रिडिम्पशन रिजर्व्स अकाउंट बन जाएगा। ठीक है बेटा? कौन सा अकाउंट बन जाएगा? ये सभी के सभी, लेकिन हम उतने तक बनाएंगे। आपका ये सेक्शन 55 क्या बोला है? कहा है कि अप टू द फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। आप ज्यादा का नहीं बना सकते। आप कितने तक बना सकते हैं? मैक्सिमम 10 लाख। ये तो आपके पास कुल मिला जुला के 15 लाख रुपए थे, हैं कि नहीं? बोलिए भाई, आपके जनरल रिजर्व में 12 लाख रुपए है और एसपीएल में 3 लाख रुपए है। कहाँ गया एसपीएल? सबसे ऊपर होगा, 3 लाख रुपए है। लेकिन आप बता दो कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स तो 10 लाख तक ही बना सकते हैं ना डीएफ। बोलिए। क्योंकि कंपनी एक्ट ने प्रोविजन किया। तो देखो ना, 3 लाख रुपए कंप्लीट हम जो सबसे ज्यादा फ्री था उसमें से ले लिए, और बाकी के 7 लाख हम ले लेंगे कहां से? जनरल रिजर्व से।
अच्छा, ये सब हम लोगों के पास है नहीं कि उनके पास हम जाएं, तो जो थे मैंने वहां से ले लिया और मैंने कहा यहां बीइंग क्रिएशन क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, हमने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट का क्रिएशन कर लिया। दैट इज क्लियर बेटा? बोलिए हाँ या ना? यस सर। समझ में आ गया? बोलिए। तो इसके जगह पे हमने एक चीज यहां पे किया, एक चीज यहां पे किया, हम लोग चाहते तो केवल एक चीज लिख सकते हैं, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है बेटा? बोलिए। मैंने चूंकि एग्जाम्पल के साथ मैं बता रहा हूं तो मैंने इन चीजों को डेबिट कर लिया, लेकिन अगर आपसे जर्नल एंट्रीज पूछे तो फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 10 लाख से कर लेंगे। ठीक है? ओके, ठीक है बेटा, बताइए। हाँ सर। हाँ चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, आप उनका पेमेंट दे दो, अब उनको ड्यू करो और उनका पेमेंट उनको बुलाओ कि सुनो भैया इधर आओ, तुम अपना पेमेंट ले जाओ, तो पेमेंट की एंट्री के पहले क्या होगा? वो ड्यू होगा ना, अमाउंट। बोलिए, बोलिए हाँ या ना? यस सर। जी। तो लिखेंगे 10%। मैं ड्यू की एंट्री मैंने कल ही बता दिया था, आज मुझे बताना नहीं, बस मैं करना हूं। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू, क्या चीज भाई? टू 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। कितना देना है बेटा इनको? एट पर देना है ना, 10 लाख। बोलिए हाँ या ना? अब इनको ड्यू किया, अब इनको पेमेंट भी दे दो। पेमेंट कैसे दोगे? सर पैसा निकालेंगे और पेमेंट दे देंगे, ऐसे तो यही होता है पेमेंट। अरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 10 लाख रुपए का उनको पेमेंट दे दिया। बेटा सबके समझ में एंट्री आया कि नहीं? बोलना कसम से बोलो। हाँ सर आ गया। अच्छा, अब हम लोग बैलेंस शीट की ओर आएंगे। कहाँ आएंगे? अब हम लोगों को मजबूरी है बैलेंस शीट बनाना, रिडम्पशन के बाद इनकी नई कहानी लिखी जाएगी। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट हो गया कि नहीं? हो गया? बोलिए, ये खत्म हो गया बैलेंस शीट से? सर अच्छा, यस। तो जब ये खत्म हो गया बैलेंस शीट से, तो आप बताइए कि प्रेफरेंस शेयर का पैसा आपने कहाँ ट्रांसफर किया था? बोलिए। इधर से प्रेफरेंस शेयर होल्डर खत्म हो गए कि नहीं भाई? बोलो यार। ठीक है? यस सर। अच्छा, इनका पेमेंट कैसे किया था? इनका पेमेंट कैसे किया था? इनका पेमेंट ऐड पर किया था ना? यस सर। चलो ठीक है। तो जब इनका पेमेंट ऐड पर किया था तो बहुत सामान्य सी बात है कि यहां से करंट एसेट्स में से क्या खत्म हो जाएगा? 10 लाख खत्म हो गया? हो गया कि नहीं? बचा कितना? बचा कितना? 8 लाख। बोलो। यस सर। 8 लाख बचा वहां पे। कौन सी नई बात? आपने जनरल रिजर्व्स का कितना पैसा इस्तेमाल किया था? आपने जनरल रिजर्व से कितना इस्तेमाल किया था? ध्यान से देखिए, आपने जनरल रिजर्व से कितना लिया था? 7 लाख लिया था ना? तो यहां जनरल रिजर्व कितना बचेगा? यहां जनरल रिजर्व कितना बचेगा? 5 लाख बचेगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। जी, तो मैं 5 लाख लिख दूं, आपको बुरा नहीं लगेगा? एसपीएल देखो कंप्लीट खत्म हो गया। एसपीएल क्या हो गया? कंप्लीट खत्म हो गया कि नहीं? बोलिए, एसपीएल कंप्लीट खत्म हो गया भाई। देखो ना, यहाँ एसपीएल डेबिट हो गया। डेबिट होने का मतलब कम हो जाना।
लाइबिलिटी साइड का डेबिट होने का मतलब कम हो जाना, वो खत्म हो गया। अच्छा, आपने एक नया अकाउंट ओपन कर लिया, कौन सा? टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट किया है ना, यहाँ ध्यान से देखिए 10 लाख रुपए का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितने का ओपन किया बेटा? 10 लाख का ना? बोल दीजिए हाँ या ना। यस सर। अब ध्यान से देखिए बैलेंस शीट को, दोनों साइड का टोटल, तो क्या दोनों साइड का टोटल इक्वल हो रहा है कि नहीं? चलो देखो, 20, 5 25, 10 35, 10 45, 2 47, 1 48, यानी ये 40 लाख 48 लाख का। और यहां भी ध्यान से देखिए तो बैलेंस 48 लाख का हो गया। बोलिए हाँ या ना। तो मैं आगे स्टेप बताऊं, यस सर। कंप्लीट आपकी समझ में नहीं आया होगा तो फिर आप मुझे बताएं, मैं फिर से इसको समझाऊंगा। आई होप कि इतना बढ़िया समझाने के बाद किसी को भी, क्लास 2 के बच्चे को भी समझ में आ जाएगा, है कि नहीं? बोलो। हालांकि सेक्शन 55 और कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस हैं इतनी जल्दी आपके दिमाग में बैठते नहीं हैं, लेकिन कंपनी ने क्या किया, अपने जितने भी सिक्योरिटी प्रोविजंस और तमाम पैसे थे उनको, उनका इस्तेमाल। अब एक चीज ध्यान दो कि कंपनी अप टू द फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन क्रिएट द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है? ओके। यस सर। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट का जो क्रिएशन है, जितने अमाउंट आपने प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट किया था उससे ज्यादा का नहीं हो सकता। अब मैं फिर से उसी बैलेंस शीट पे लौटूंगा। यदि आपने इसे कॉपी कर लिया हो तो ठीक है, नहीं कॉपी किया हो तो फिर भी मैं इसको अभी बताता हूं। तो आप बोलो, मैं अगर इससे निकल चुके हो तो मैं इसको मिटा दूं, फिर मैं एक नई चीज पे आऊं। बोलिए हाँ या ना। हाँ। ये आपके पास कंपनी का बैलेंस शीट है। आई होप कि फिर वही बैलेंस शीट जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात किया था, वही बैलेंस शीट फिर से हम लोगों के सामने है। ठीक है? ऑल द स्टूडेंट्स कैन नोट इट अगेन। आप इसको अगेन नोट कर सकते हैं। आपका ये बैलेंस शीट है, पहले भी आपके पास बैलेंस शीट था, और मैं जितनी बार बैलेंस शीट बनाऊं आप उतनी बार बैलेंस शीट बनाओ, तब जाके आपको मजा आएगा क्लास के लिए। चलो, कंपनी ने यहां पे क्या डिसाइड किया? कंपनी ने अपने डिवेंचर्स को 5% या 10% प्रीमियम पर पेमेंट करना चाहती है कंपनी। आप यहां लिखेंगे कंपनी वांट टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर एट 10% प्रीमियम। कंपनी 10% प्रीमियम पे पेमेंट देना चाहती है। ठीक है? बोलिए हाँ या ना। बोलिए जी सर। जी। आपके पास 10 लाख रुपए तो ये देती ही देती, 1 लाख रुपए कंपनी और प्रीमियम देना चाहती है, यानी कुल 11 लाख का पेमेंट देना चाहती है। लेकिन सेक्शन 55 आपसे सीधे सीधे कहता है, सेक्शन 55 आपसे क्या कहता है? सीधे सीधे कहता है कि कंपनी कैन क्रिएट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट अप टू द फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है बेटा? बोलिए। कंपनी केवल 10 लाख रुपए तक कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का क्रिएशन कर सकती है, यानी 1 लाख रुपए का इंतजाम इनको कहीं और से करना होगा। ओके? ठीक है बेटा, बताइए। यस सर। इस पैसे का, यानी इस प्रीमियम के पैसे का कहीं अलग से इंतजाम कंपनी को करना होगा। अलग से का मतलब क्या है कि इनके पास पहले या तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स हो, क्या हो, सबसे पहले इनके पास क्या हो बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स हो, तो उसका इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद बचेगा पैसा, नहीं होगा इस 1 लाख का इंतजाम, तो फिर कंपनी फ्री रिजर्व्स का इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है? नोट कर लिया आपने?
सबसे पहले आपको देखना होगा कि इस प्रीमियम का जो पेमेंट कंपनी देना चाहती है, इस पेमेंट के लिए कंपनी के पास क्या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स अवेलेबल है कि नहीं है। ओके, दैट इज क्लियर। Yes, जी, sir. अगर उतना पैसा नहीं है तो कंपनी फ्री रिजर्व्स का इस्तेमाल कर सकती है। बोलिए हाँ या ना। ठीक हाँ, है सर। जी। तो ये जो प्रीमियम है ना, इस प्रीमियम को मालूम है क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इस 1 लाख रुपए का इंतजाम आपको इस खाते में ले जाके करना होगा। ठीक है, यानी आपको इस 1 लाख का इंतजाम 2 जगह से हो सकता है। ये कंपनीज एक्ट कहता है कि आप एसपीआर से और फिर फ्री रिजर्व से। तो चलो ठीक है, मैंने देखा बैलेंस शीट में केवल 50,000 रुपए का एसपीआर है। ठीक है, बोलिए है कि नहीं? बोलो ना यार। हाँ या ना। अच्छा, 50,000 कंपनी कहां से ले आएगी? आप जीआर में से ले लीजिए, आप एसपीएल में से ले लीजिए। अभी किसी किसी के मन में ये चल रहा होगा कि सर अगर 10 लाख रुपए ये है, 50,000 रुपए ये है, कुल कंपनी को पेमेंट देना है 11 लाख। संयोग से ऐसा कंडीशन बन गया कि ये इनके पास केवल 15 लाख है। मान लीजिए सर जी केवल 10 लाख होता, ये दोनों मिला के, तब कहां से ले आते? आपके मन में प्रश्न उठेगा कि नहीं, बता दीजिए, बोलिए। हाँ, सर। क्योंकि इन दोनों को मिला के हमारे पास 10,50,000 का फिगर है। हमने पेमेंट की बात कही 11 लाख मैं दूंगा। अच्छा, संयोग से कंपनी के पास ये 15 लाख का फिगर ना होके 10 लाख का होता तो क्या होता? ठीक है बेटा, बोलिए सही बोला कि नहीं? तो ध्यान दीजिए, कोई कंपनी प्रीमियम पे पेमेंट तभी करने के लिए जाएगी जब उसके पास अवेलेबल फंड होगा। नहीं तो ऐसे ही हम आपको दावत दे बैठेंगे क्या हमारे घर पे कुछ खाने पीने को नहीं हो तो? बोलिए, उसके पहले हम इंतजाम तो करेंगे ना। कंपनी एक्ट 2013 ने 2 प्रोविजन कहा, हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम शेयर्स इशू कर लेते। हाँ, डिवेंचर इशू नहीं कर सकते, ये कंपनीज एक्ट 2013 कहता है, डिवेंचर नहीं इशू कर सकते। तो हम उस पैसे के इंतजाम के लिए, हमारे पास 10 लाख रुपए थे, हमको पेमेंट 11 लाख का देना है, तो क्या करना है? मैं उसकी व्यवस्था करता, शेयर इशू करता। बहुत तमाम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में तमाम क्वेश्चन चलने लगता है। तो आपके क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट किया बेटा। यहाँ पे आपके मन में कुछ नहीं अराइज होना चाहिए। कंपनी प्रीमियम पे पेमेंट दे रही है तो उसकी पहली मर्जी होगी ना कि हमको प्रीमियम पे पेमेंट देना है। कंपनी पहले जानती होगी ना कि हमारे पास पैसे हैं कि नहीं है। बोलिए, कि अपने से वैसे बहाने लगेगी पैसे। कंपनी को पहले मालूम है कि मेरे पास फंड अवेलेबल हैं, तभी प्रीमियम का पेमेंट ऑफर देगी, है कि नहीं? बोलिए। बकायदा इसका प्रपोजल पास होता है बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में कि हाँ इनको प्रीमियम पे पेमेंट किया जाएगा। ऐसे तो है नहीं कि कोई पान की दुकान है चलो ऐसे पेमेंट दे देना है। बकायदा उसके प्रपोजल होंगे, प्रपोजल पास होगा, फिर अनाउंसमेंट होगा, फिर तो पेमेंट उनको देंगे प्रीमियम। नहीं तो उनको इक्वल पेमेंट देने के लिए 10 लाख रुपए मेरे पास हैं, 10 लाख निकाल के दे देते, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स बनाते 10 लाख से, उनको बुलाते, पेमेंट दे देते। बोलिए हाँ या ना। और नहीं होते तो हम उसका इंतजाम करते। 2 ही इंतजाम है उसका, एक तो शेयर इशू करना या तो हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स बनाए अपने फ्री रिजर्व से। ओके Yes, sir. जी। Yes, sir. तो फिर मैं ये सब मिटा दूं क्योंकि ये कंफ्यूजन पैदा कर देंगे। तो कहने का मतलब मैं प्रीमियम की बात कर रहा हूं। एक खाता बनेगा, क्या बनेगा? CRR अकाउंट डेबिट। कितने से होगा बेटा? 50,000 से, जितना अवेलेबल है। बोलिए हाँ या ना। और फिर Yes, sir. SPL अकाउंट डेबिट 50,000 से, और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। अब मुझे 1 लाख का इंतजाम हो गया कि नहीं?
बोलिए, 1 लाख का इंतजाम हो गया? ठीक है बेटा। यस अच्छा, अब हम एसपीएल अकाउंट डेबिट, एसपीएल में कितना बचा? 2,50,000। जनरल रीजर्व्स अकाउंट डेबिट 7,50,000 टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 10 लाख रुपए हो गया कि नहीं? बोलिए, यहां से मैंने पैसे उठा लिए कि नहीं? बोलिए, बीइंग क्रिएशन ऑफ सीआरआर, और सीआरआर अप टू 10 लाख, 10 लाख से ज्यादा बन ही नहीं सकता, ये कंपनीज एक्ट 2013 कहता है। ओके, हाँ या ना? यस चलिए, अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बुलाएंगे और उन्हें पेमेंट दे देंगे। तो बुला के पेमेंट दे दूं? बोलिए, यानी यहां इसके अकॉर्डिंग हम ये बताने वाले थे कि आप इस 10 लाख रुपए का कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स इससे ज्यादा किसी कीमत पे नहीं बन सकता, ये बात समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। ठीक है बेटा। और जो प्रीमियम का पेमेंट है वो कहां से ले आएंगे? तो पहले हम देखेंगे कि कंपनी के पास एसपीआर अवेलेबल है कि नहीं है। एसपीआर नहीं होगा तो फ्री रिजर्व्स का हम इस्तेमाल कर लेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लिए। ठीक है, एनी डाउट? अब हम उन्हें चौथी एंट्री में ड्यू करेंगे, 5वीं में पेमेंट दे देंगे। तो चौथी एंट्री ड्यू किया जाए? बोलिए, चौथी एंट्री में ड्यू किया जाए तो शायद ड्यू इतनी बार हो चुका कि आपको बताने की आवश्यकता नहीं, फिलहाल मैं बताऊंगा। लिखेंगे 10% प्रेफरेंस अकाउंट डेबिट, 10% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू प्रेफरेंस शेयर, सॉरी एक मिनट, ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट। क्योंकि बेटा ये कंपनी के लिए क्या है? घाटा है ना। बोलिए, बोल तो दीजिए। यस तो घाटा डेबिट किया जाएगा टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। 1 लाख, सॉरी ये 10 लाख था, ये 1 लाख था, और टोटल मुझे पेमेंट देना था 11 लाख का, दे दिया। बोलिए, इतने अमाउंट से इनको क्रेडिट कर लिया, अब पेमेंट दे देंगे तो डेबिट हो जाएंगे। तो पेमेंट, ये नरेशन लिख लेना आप लोग। फिर लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग पेमेंट मेड, 11 लाख का पेमेंट दे दिया बेटा। ठीक है, बोलिए, यहां कोई आपको प्रॉब्लम, कोई एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? आई होप कि डाउट नहीं हो। सर ये जो सर एक चीज पूछना था सर, ये जो एंट्री है ये जी, सीआरआर सर, यहाँ पे एसपीआर होगा ना? एसपीआर सर ये सीआरआर अकाउंट डेबिट 50,000 कहाँ सीआर अकाउंट डेबिट किया है? अच्छा, यहाँ पे जी जी जी, एसपीआर, हाँ ये कर लो, एसपीआर। ठीक है, सिक्योरिटी फ्रेम रीजर्व्स होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने पूछ लिया और वो मैं भूल से लिख बैठा था। ठीक है, ओके, बोलो जानवी। बोलिए जानवी, बताओ बेटा। मैंने कहा कि ये बाई मिस्टेक मुंह से निकल गया, ये एसपीआर ही 50,000 रुपए हम लोग लेंगे। ठीक है, बोलिए जानवी है क्लास में? अब आपने क्या किया, ध्यान देना, फिर से मैं वही बात बोल रहा हूं, यहां गलती से मैंने सीआरआर लिख दिया था, ये एसपीआर होगा। ठीक है, ओके। अकाउंटिंग एंट्रीज आपकी कंप्लीट हो गई बेटा? अकाउंटिंग एंट्रीज जी। अब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा। बैलेंस शीट आपका फिर से बिगड़ चुका। अच्छा, एक बात बताइए, आपने इस प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट दे दिया कि नहीं? बोलिए बोलिए। अब एसपीआर से आपका ये 50,000 रुपए डेबिट हो चुका, जीआर से
एसपीएल आपका बिल्कुल, एसपीएल आपका देखिए 2.5 लाख और 50,000, एसपीएल आपका बिल्कुल खत्म हो गया। जीआर से आपके 7,50,000 जा चुके, यानी यहां कितना बचा 4,50,000। दैट इज क्लियर, बोलिए। हाँ सर। तो यहां से प्रेफरेंस शेयर्स खत्म हो चुका, यहां से एसपीएल खत्म हो चुका, या सॉरी ये खत्म हो चुका, और यहां से ध्यान देना प्रीमियम का पेमेंट किया है। तो कैश एंड इक्विवेलेंट टू कैश अभी बात करते हैं हम लोग। कैश कितना था इनके पास 18 लाख, बोलिए बोलिए। सर और इन्होंने पेमेंट कितने तक का किया, पेमेंट पेमेंट कितने का किया, बोलिए 11 लाख का पेमेंट कर दिया बेटा। तो इनके पास कितना बचा कैश 7 लाख बचा, कैश कितना बचा 7 लाख, बोलो ना यार, ये समझ में आया कि नहीं। सर चलिए अच्छा यहां पे हम देखते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस में इनके पास जो जनरल रिजर्व्स था वो कितना बचा 4,50,000 बचा, बोलिए। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स खत्म हो गया, एसपीएल क्या था बिल्कुल खत्म हो गया। इनकी जगह पे सी आर आर आपने बनाया है, कितने अमाउंट का बनाया है सी आर आर, बोलिए 10 लाख का बनाया है, ठीक है। यस सर। 10 लाख का, और कोई कन्वर्जन नहीं हुआ है। अब अपने बैलेंस शीट को चेक कीजिए, तो 20 10 30 10 40 4 44 3 47 लाख का बैलेंस शीट आपका फिर से रेडी हो गया। ओके 47 लाख का बैलेंस शीट फिर से आपका रेडी हो गया। ओके बेटा बताइए। यस सर। मुझे उम्मीद है कि ये बिल्कुल आपके समझ में आया होगा। आज हम लोगों की क्लास होगी कि आपने 2 मेथड एडॉप्ट किया, कौन कौन सा मेथड। आपने तो पहला कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस का इस्तेमाल किया कि भाई हमने शेयर्स इशू कर लिया। फिर दूसरा प्रोविजंस देखा आपने कि कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अपने रिजर्व फंड का इस्तेमाल कर लिया, है कि नहीं। अब आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर क्या ये दोनों मेथड इंप्लीमेंट हो सकता है कि नहीं, कि कुछ का शेयर इशू कर ले। भाई कंपनी के पास कुछ बाउंडेशंस भी होते हैं ना कि आपकी अथराइज्ड कैपिटल इतना है तो इससे ज़्यादा शेयर नहीं इशू कर सकते, या आपके पास अगर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाने के लिए उतने मात्रा में फ्री रिजर्व्स अवेलेबल नहीं है, तब तो आप फंस जाएंगे ना पेमेंट देते समय अपने प्रेफरेंस शेयर्स को। बोलिए तो क्या हम इस मिक्सअप कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। तो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 55 कहता है कि कंपनी कैन यूज द मिक्सअप कॉम्बिनेशन। मिक्सअप कॉम्बिनेशन का मतलब कि कुछ शेयर्स इशू कर लिया और कुछ क्या किया कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स बना लिया। बोलिए ठीक है बेटा। तो चलिए हमारे साथ एक बैलेंस शीट बनाइए, रोज की तरह एक बैलेंस शीट बनाइए। बनाया जाए बैलेंस शीट, बोलिए। एक बैलेंस शीट पिछले उसकी तरह बैलेंस शीट बना के फिर से मैं वही बातें आपको समझा दूं। चलो ठीक है, बोलिए बैलेंस शीट में बनाऊं। ये आप इस तरह का बैलेंस शीट खींच लीजिए, इस तरह का बैलेंस शीट, और ये कॉलम आपका नोट्स का है, ये अमाउंट का है, और ये चीज वही पर्टिकुलर्स का है। तमाम चीजें इसमें आप यहाँ लिख लीजिए बैलेंस शीट की जिस कंपनी का है, एक्स कंपनी लिख लीजिए, एक्स कंपनी का ये बैलेंस शीट है, ठीक है बेटा। एक्स कंपनी का ये बैलेंस शीट है। ओके बोलिए हाँ या ना। सर क्वेश्चन नंबर
कोई क्वेश्चन नहीं बेटा, बस हमने आपको कहा कि मुझे 3 दिन दे दो। कितने दिन? मुझे 3 दिन दे दो, फिर उसके बाद चौथे दिन आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन यदि आपने बुक उठाया अपने से सॉल्व कर लोगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, ओके सर। आप यहां लिखिए शेयर होल्डर्स फंड में इक्विटी शेयर्स। चलो मान लो कल कितना हम बोले थे इक्विटी शेयर पिछली क्लास में, चलो मान लो 20 लाख। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, 20 लाख। 10% प्रेफरेंस शेयर्स मैंने बोला था आप लोगों को, बोल दीजिए कितना है, शायद 10 लाख के बोला था। 10 लाख। फिर मैंने रिजर्व्स एंड सरप्लस आप लोगों को बोला था। क्या क्या बोला था थोड़ा बोल दीजिए मुझे। आई होप कि मैंने 10 लाख या 12 लाख का रिजर्व्स बोला था। कितने का? जनरल रिजर्व्स लिख लीजिए 12 लाख का, लिख लिया? चलिए ठीक है, अब यहां पे लिख लीजिए बेटा नॉन करेंट लाइबिलिटीज 8 लाख का लिख लीजिए, और डिवेंचर ये 10% डिवेंचर लिख लेना, 10% डिवेंचर। और फिर अदर करेंट लाइबिलिटीज आप लिख लीजिए 2 लाख, और टोटल बैलेंस शीट 20 10 30 10 40 8 48 2 50 लाख। क्यों ये लिख दूं? ओके बोलिए हाँ है ना? यस। एसेट्स में आप लिख ले नॉन करेंट एसेट्स, आप 30 लाख लिख लें, और करेंट एसेट्स इंक्लूडिंग या कैश ऑब्लिक बैंक लिख लें, मे बी कि 20 लाख आपका क्या हो जाएगा, 50 लाख। आई होप कि दोनों साइड आपने इक्वल कर लिया बेटा। बोलिए आपने क्या किया, दोनों साइड इक्वल हो गया कि नहीं? एक बार आपसे चेक कर लीजिए। 2 8 10 कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया? मुझे लगता है कुछ ज्यादा हो गया। इक्वल है? कहाँ इक्वल है? 20 10 30 10 40 40 10 50 2 52 52 लाख है ये, तो इसको भी 32 लिख लीजिए तो ये 52 लाख हो जाएगा। हो गया? बोलिए अब सही हो गया कि नहीं? अब तो अमाउंट बता दीजिए जी, अब सही हो गया। अच्छा कंपनी क्या करना चाहती है? कंपनी कहती है, सुनिए अब यहां से नोट कीजिए, कंपनी जो मिक्स अल्ट जो यूज है इसका, कंपनी इशू द न्यू शेयर्स ऑफ रुपीज 5 लाख for redemption of preference share at premium of 10%। ठीक है, प्रीमियम कितने का इशू किया? 10% का कंपनी ने बोला है। एंड बैलेंस अमाउंट फॉर redemption of preference share create capital redemption reserve account। ठीक है, बोलिए the preference shares are redeemable at par। ये चीज आप जो है नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? बोलिए बेटा कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने इन प्रेफरेंस शेयर्स के रिडेम्पशन के लिए बोथ अल्टरनेटिव्स का मतलब कि कंपनी ने 5 लाख के शेयर्स 10% प्रीमियम पर इशू किए और बाकी के पैसे का इंतजाम
क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स किया। ओके, बोल दीजिए हाँ या ना। आप अपने बैलेंस शीट में देखिए 10 लाख रुपए का पेमेंट देना है आपको, और कंपनी ने क्या कहा यहाँ पे, रेडीमेबल एट पर है। ठीक है भाई, कुछ तो आप लोग हाँ या ना बोल दीजिए यार। जी सर। तो अच्छा, बाकी के 5 लाख के शेयर्स इशू किया, वो भी प्रीमियम पर इशू किया, तो हमको पेमेंट कितने का देना है बोलिए। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जो हमारा रिडम्पशन है, रिडम्पशन अमाउंट ये निकाल लीजिए। रिडम्पशन अमाउंट हमारा कितना है बेटा, 10 लाख, बोलिए हाँ या ना। यस। इसमें से 5 लाख का कंपनी ने नया इक्विटी शेयर्स इशू कर लिया। अब 5 लाख कंपनी क्या बनाएगी, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स अकाउंट बनाएगी। ये बात आपके समझ में आया, बोलिए। अब पिछली क्लासेस में मैंने आपसे ये बताया था डियर स्टूडेंट्स कि जो नया शेयर्स इशू होगा ना, उसके कंप्लीट पैसे का इस्तेमाल आप क्या कर लेंगे, पहले जितने का शेयर्स इशू किया है वो पूरा का पूरा इस्तेमाल कर लेंगे पेमेंट के लिए। ठीक है, बोलिए, ये मैंने कहा था कि नहीं। अच्छा, इसको मैंने इशू किया है तो 10% प्रीमियम यानी कि 50,000 का हमको एसपीआर मिलेगा, लेकिन इस एसपीआर का पेमेंट इस 10 लाख में हम नहीं उपयोग में लाएंगे, क्योंकि एसपीआर उनके पेमेंट के लिए अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है बेटा, बताइए जानवी। हाँ सर, क्लियर है। क्लियर है। तो अब हम लोगों का देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो हमने बता चुका है आपको, लेकिन फिर से बताने जा रहे हैं आपको। सबसे पहले कि हम 10% प्रेफरेंस शेयर्स को डेबिट कर लें, तो लिखेंगे 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। इनको हमें कितना पेमेंट देना है, 10 लाख का। इनको हमें पेमेंट कितने का देना है, 10 लाख का। ये हमारा पेमेंट किस पे है, ऐड पर है ना, बोलिए हाँ है ना। बोल तो दे आप, चलो ठीक है। ये पहली एंट्री हो गई, लिखेंगे बीइंग अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आर ड्यू टू, किसे देना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है। आप इन्हें ड्यू कर लीजिए। ड्यू का मतलब ये देखिए, ये यहां से डेबिट हो गया। लायबिलिटीज डेबिट होने का मतलब मैंने आपको बताया था कि लायबिलिटीज जब भी डेबिट होगा तो घट रहा है। ओके, ठीक है। चलिए, अब इनके इंतजाम जो हमने किए हैं उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कर ली जाए। क्या इंतजाम किया भाई, हमने क्या किया, नया शेयर इशू किया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स अकाउंट। 5 लाख का हम लोगों ने शेयर इशू किया, 50,000 प्रीमियम था, टोटल 5,50,000 हम लोगों को मिला। बीइंग इशू ऑफ न्यू शेयर्स एट प्रीमियम, आप नरेशन लिख लेंगे, बीइंग इशू ऑफ न्यू शेयर्स एट प्रीमियम। प्रीमियम का परसेंटेज लिख लेना, 10% है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब अगली एंट्री क्या करनी है, बोलिए। अगली एंट्री मेरे पास जीआर है, कितने का, 12 लाख का। तो क्या लिखूं, जीआर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितने का कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, एक्सप्लेनेशन हम लोग पहले ही कर लेंगे कि हमको क्या करना है। 5 लाख रुपए हम लोगों ने कहां से ले लिया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रिएट कर लिया। दैट इज क्लियर, बोलिए हो गया बेटा। दूसरी और तीसरी एंट्री, सॉरी दूसरी और तीसरी, चौथी एंट्री में उनको हमने ड्यू किया ही है, बुलाएंगे और पेमेंट दे देंगे। क्या करेंगे भाई,
उनको बुलाएंगे और पेमेंट दे देंगे। तो दे दिया जाए उनको पेमेंट्स। किनको पेमेंट्स देना है ये मैं मिटा दूं। पेमेंट्स दे दिया जाए इनको। क्या एंट्री होगी? ड्यू तो है ही। चौथी एंट्री लिखेंगे आप, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट। बेटा इनका रिडम्पशन हो गया, नवेशन आप लिख लेंगे 10 लाख रुपए का। बोलिए कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम आप मुझे बताइए, कोई प्रॉब्लम हो तो। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। नो। अच्छा अब देखिए बैलेंस शीट बनाया जाए, बैलेंस शीट बनाया जाए। अच्छा एक बात बताइए, ये 10% प्रेफरेंस शेयर खत्म हो गए कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। खत्म हो गए ना? तो यहां पे देखिए कंपनी ने इक्विटी शेयर कितने का इशू किया, मैं जान के लिख देता हूं। 5 लाख का कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू किया। और जीआर के नीचे मैं यहीं पे लिख देता हूं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स अकाउंट ओपन है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स कितना? 50,000 रुपए से। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स का पैसा तो इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ, तो ये 50,000 रुपए और आ गया कि नहीं? बोलिए, बोल तो दीजिए हाँ या ना। अच्छा ये कैश का मामला सुलझा लिया जाए। कंपनी के पास कुल कैश थे 20 लाख के। कंपनी ने 5,50,000 की शेयर इशू कर लिया। कंपनी के पास 25,50,000 रुपए हो गया। इसमें से कंपनी ने 10 लाख का पेमेंट दे दिया, तो कंपनी के पास कुल पैसा 15,50,000 का है कि नहीं है? बोलिए कैश। तो यहां मैं लिख दूं 15,50,000। थोड़ा सा बैलेंस शीट आप लोग चेक कर लीजिए कि बैलेंस शीट दोनों साइड का सही है कि नहीं है। बैलेंस शीट मिला लीजिए। अच्छा एक मिनट, एक मिस्टेक है, मैं बता दूं। थोड़ा सा मैं जगह बनाना चाहता हूं, मैं यही जगह बना देता हूं। ठीक है, 10% डिबेंचर्स थोड़ा सा नीचे लिख दूं, 8 लाख। 10% डिबेंचर हमने ये CRR बनाया है कितने से? 5 लाख से बनाया है कि नहीं? बोलिए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स बनाया है, तो बैलेंस शीट में तो दिखाना ही होगा भाई, हमने रिजर्व्स बनाया है तो बैलेंस शीट में दिखाना है। अब देखिए बैलेंस शीट दोनों साइड इक्वल हुआ कि नहीं। बैलेंस शीट चेक कीजिए और ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्स में श्योर आपको बैलेंस शीट बनाना होगा। जर्नल एंट्रीज के बाद श्योर बैलेंस शीट बनाना होगा, तब जाके आपको मार्क्स मिलेगा। तो बैलेंस शीट देखिए सही है, दोनों साइड का टोटल कीजिए। आई होप कि बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैं चेक कर लूं, चलो 20 5 25, 25 बाय 27, 27 5 32, 8 40, 2 42,50,000। और यहां देखिए ध्यान दीजिए, अब से कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? बोलिए। तो बेटा आप देखेंगे बिल्कुल आपने क्या किया, आपका ये बैलेंस शीट फिर से एक नया बैलेंस शीट बन के रेडी होता है। दोनों का फिगर 47,50,000 रुपए होता है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन नहीं। इक्विटी शेयर कैपिटल आपने 5 लाख का इशू किया। रिजर्व्स एंड सरप्लस में पहले जनरल रिजर्व्स में 12 लाख थे, 5 लाख का आपने क्या किया? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स कर लिया, 5 लाख डिडक्ट किया, ये 7 लाख रुपए का फिगर आ गया। आपने नया शेयर जो इशू किया था वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स पर किया था। अच्छा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स आपने बनाया है 5 लाख से, बिल्कुल दिखाएंगे। 10% डिवेंचर्स 8 लाख का और अदर कैरेट लायबिलिटीज 2 लाख का, टोटल करेंगे तो 47,50,000 का फिगर बन के आएगा, है कि नहीं? बोलिए बेटा। जी सर। तो अब यहां से आपको समझ में आया, मैं यही शेयर्स अब प्रीमियम पर इशू कर देता हूं, सॉरी प्रीमियम पे पेड कर देता हूं। यही प्रेफरेंस शेयर्स को अब प्रीमियम पे पेड किया जाए, तो थोड़ा देख लीजिए कैसे वो होगा। मेथड आपको कहीं से मिस्टेक ना हो।
तो चलिए पहले मुझे यानी बैलेंस शीट क्या था, फिर से मैंने वही बैलेंस शीट ले लिया। आप फिर से वही बैलेंस शीट अपने मन में अपने दिमाग में सोचेंगे। और फिर कंपनी ने क्या किया, देखो अब मैंने बोल दिया कि कंपनी क्या किया, द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। सेकेंड आप लिख लीजिए 10% प्रीमियम। ओके बेटा, बोलिए हाँ या ना। लिख लिया आप लोगों ने। कंपनी 10% प्रीमियम पर देना चाहती है। मैं इसे मिटा दूं, ये ऐट पर मैं हटा देता हूं। कंपनी का पेमेंट किस पे होना है, अब कंपनी प्रीमियम पर पेमेंट देना चाहती है। और बाकी के कंडीशंस वही हैं, बाकी के कंडीशंस क्या हैं, वही हैं। कंपनी ने 5 लाख के शेयर्स इशू किए, 50,000 का प्रीमियम कंपनी को मिला हुआ है। ठीक है बेटा, बोल दीजिए हाँ या ना। यस। चलिए, तो देखिए कंपनी अपने 2 पैसे की व्यवस्था करनी है। अब देखिए कितने पैसे की, 10 लाख रुपए कंपनी को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का देना है, और 10% यानी 1 लाख रुपए किसका देना है, प्रीमियम देना है। ठीक है बेटा, बोलिए हाँ या ना। अब यहां से इस कंपनी ने जो नए शेयर इशू किए, मैंने ड्यू की बात, ड्यू वाली एंट्री तो आप कर लोगे, नहीं कर पाओगे, कर लोगे, बोलो ड्यू वाली एंट्री। चलो मैं कर देता हूं। प्रेफरेंस 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 लाख से, ये तो सबको मालूम है, बोलिए हाँ या ना। यस। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट। प्रीमियम कितना देना बेटा, 1 लाख देना है ना, बोलिए हाँ या ना। किसे देना है, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ये बात समझ में आई कि नहीं, 11 लाख का पेमेंट उनको देना है। दैट इज क्लियर, 11 लाख का पेमेंट देना है। आपने पेमेंट की बात कर ली। अच्छा ध्यान देना, इस 10 लाख में कंपनी ने 2 व्यवस्था किया है। क्या किया है, 5 लाख के शेयर्स इशू किए हैं और 5 लाख का कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स बनाया है। और इस 1 लाख में कंपनी के पास, अब कंपनी ने शेयर्स इशू किया है, कितना शेयर जो इशू किया है, ये 50,000 के प्रीमियम पर इशू किया था। याद कीजिए, मैंने अभी इसके पहले ही बताया था, यहां पे भी वही फिगर निकल के आएगा। ओके, बोल तो दीजिए हाँ या ना। यस। तो चलिए शेयर्स इशू कर लेते हैं। लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बेटा ये समझ में आया ना, 5 लाख के शेयर्स इशू किए, 50,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टोटल हो गया 5,50,000। ठीक है, बोलिए हाँ या ना। बोल तो दे। अच्छा अब फ्री रिजर्व्स यानी जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट। अच्छा एक चीज तुम लोग सोचो कि जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट आपका पहली बात तो 2CRR के लिए होगा, कितने अमाउंट से, 5 लाख से होगा कि नहीं होगा, बोलिए हाँ या ना, बोलिए। यस। लिख रहे हैं। तो बिल्कुल क्लास में बोलिए, हल्ला नहीं करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप लोग सो गए हो
और देखो जब आप सो जाओगे ना तो फिर आपके समझ में नहीं कुछ आएगा। पढ़ा रहे तो। चलो ठीक है। अब देखो ना कि आपने एक काम किया, जनरल रिजर्व से पैसे लिए कैपिटल का, क्योंकि सेक्शन 55 कहता था अप टू द फेस वैल्यू, तो आपने ले लिया। लेकिन इस प्रीमियम का पैसा कंपनी के पास प्रीमियम तो केवल 50,000 का आया है, और प्रीमियम बटोरना कितना है, 1,00,000 रुपए की पैसे की व्यवस्था उसको करनी है। देखिए यहां मैंने बोला है कि ये पेमेंट्स है आपके, तो इस 50,000 का प्रीमियम तो आपके पास है, कहां पे है, इसको मैं मिटा देता हूं। अब लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स अकाउंट डेबिट। आपको मालूम है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स में केवल 50,000 है, बोलिए है कि नहीं, इससे ज्यादा तो है नहीं आपके पास। जो नया शेयर इशू किया है उसी का पैसा 50,000 आया है, तो बाकी के 50,000 कहां से ले आएंगे, तो ये भी कहां से यूज होगा, जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट 50,000, और ये कहां चला जाएगा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट। 1,00,000 रुपए का इंतजाम ये भी हो गया। अच्छा, इसको आपने यहाँ क्रेडिट किया, यहाँ ये डेबिट हो चुका है, ठीक है, सारे पैसे का इंतजाम आपके हो गया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बुलाइए और पेमेंट दे दीजिए, बाकी कुछ करना है आपको, बोलिए। हाँ सर, बैलेंस शीट बनानी है, क्यों, बोलो। चलो ठीक है, तो अभी पेमेंट दे दो। क्या पेमेंट दें, लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट देने की बात इनकी कही है आपने, देखिए यहाँ पे 11 लाख देने की बात कहा है, तो 11 लाख यहाँ पे पेमेंट दे दीजिए। इंतजाम भी आपने किया है, ऐसा नहीं कि आपने पेमेंट ऐसे ही दे रहे हो, आपने बिल्कुल प्रॉपर वे में कंपनी एक्ट 2013 के नियम का पालन किया है, सेक्शन 55 का, कि आपने कुछ पैसे से सीआरआर बनाया, कुछ क्या 5 लाख से, क्योंकि आपने 5 लाख के शेयर्स इशू किए थे। देखिए ना यहाँ प्रेम से देखिए, 5 लाख का शेयर्स इशू किया था। बाकी पैसा कहां से ले आओगे सर, बाकी पैसा हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स बनाएंगे। कंपनी ने यहाँ पे कहा है कि कंपनी इशू द न्यू शेयर्स ऑफ ₹5 लाख फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट प्रीमियम ऑफ 10% एंड बैलेंस अमाउंट फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्रिएट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स अकाउंट। आपको दोनों कंडीशंस में देखिए, ध्यान दीजिएगा कि जब भी प्रीमियम पे पेमेंट किया जाएगा तो प्रीमियम के पैसे का भी इंतजाम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से ही किया जाएगा, नहीं होगा तब हम अपने फ्री रिजर्व्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है बेटा, बोलिए हाँ या ना। यस सर। अब बैलेंस शीट बनाया जाए। अब क्या किया जाए, ये एंट्रीज थी आपकी, अब इसके बाद बैलेंस शीट बनेगा। क्या बनेगा, बैलेंस शीट, बोलिए हाँ या ना जी। एक लाइन से ध्यान दीजिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। मैं ये थोड़ा सा मिटाना चाहता हूं, मेरे पास जगह की कमी है तो मैं इसे मिटा दूं। बैलेंस शीट, पुराने बैलेंस शीट को हम उठाएंगे अपने किताब से। आप पुराना बैलेंस शीट उठाइए, और क्यों ना हम लोग पहले लाइव एसेट साइड ही निपटा दिया जाए। बोलिए हाँ या ना, बोलो हाँ। यस सर। कैश बैलेंस आपके पास 20,000 था, 20 लाख था, सॉरी 20 लाख था। आपने 20 लाख में न्यू शेयर्स जो इशू किया वो कितने का इशू किया, कुल 5,50,000 का, यही ना किया है, बोलिए। आपके पास आए कुल हो गए 25,50,000। अच्छा, आप अपना पेमेंट चेक कर लीजिए कितने का है, 11 लाख का है ना पेमेंट, यस सर। आपका 11 लाख का है। बाकी तो कोई कन्वर्जन यहाँ हुआ नहीं है, तो 25,50,000 में से 11 लाख माइनस कर लीजिए। क्यों, 25,50,000 में से 11 लाख 14,50,000, ये कैश का बैलेंस 14,50,000, तो यहां पे मैं लिख दूं 14,50,000। बाकी तो कोई कन्वर्जन हुए नहीं, तो 32 और 14 46,50,000। ठीक है बेटा, बोलिए हाँ या ना। यस सर। चलिए ठीक है हाँ सर जी। अब इक्विटी शेयर कैपिटल आपका +5 लाख और आ गया कि नहीं। इक्विटी शेयर कैपिटल ध्यान से देखिए 5 लाख,
तो ये कितने का हो जाएगा? 25 लाख का, 25 लाख का हुआ? बोलिए। यस सर। 10% प्रेफरेंस शेयर्स खत्म हो गए कि नहीं हो गए? बोलिए। अच्छा, यस सर। अब GR से आपके कितना पैसा जा चुका? 5 लाख यहाँ और 50,000 यहाँ। तो GR से 12 लाख से 5,50,000 जा चुके, तो कितना बचा? बोलिए, कितना बचा? 6,50,000। चलिए 6,50,000। अच्छा, एक चीज देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स 50,000 आया था और 50,000 चला गया, तो ये तो कहानी खत्म हो गई, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स बना ही नहीं। ठीक है, ये है कि नहीं है? बोलिए। अच्छा, एक रिजर्व और बना है, कौन सा है? ध्यान से देखिएगा। CRR कितने से बनाया आपने? CRR कितने से बनाया? 5 लाख से आपने CRR बना दिया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स बना दिया। अच्छा, और कुछ अफेक्टेड हुआ है क्या? और कुछ अफेक्टेड हुआ है? बैलेंस शीट में एक बार चेक कर लीजिए बेटा कि क्या बैलेंस शीट में कुछ और अफेक्टेड हुआ है? बोलिए। आई होप कि कुछ अफेक्टेड नहीं हुआ है। तो देखिए, एसेट के इक्विवेलेंट है कि नहीं लायबिलिटीज? 25 लाख प्लस 6,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 8 लाख और प्लस 2 लाख, 46,50,000, 46,50,000 लाइबिलिटीज भी है और एसेट्स भी है। ठीक है, एनी डाउट? नो डाउट सर। नो डाउट। अच्छा, एक बात बता दो, अगर आपको मैंने आपको 6 केसेस इसमें बताए, 6 केसेस का मतलब कि कंपनी एक्ट सेक्शन 55 ने आपसे कहा कि कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है, नए शेयर्स। तो मैंने ऐड पर नया शेयर इशू किया, ऐड पर पेमेंट किया, ऐड प्रीमियम इशू किया, ऐड पर पेमेंट किया, फिर मैंने क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स किया, ऐड पर पेमेंट किया, फिर ऐड प्रीमियम पेमेंट किया, फिर मैंने मिक्स यूज किया और मिक्स में ऐड पर यूज पेमेंट किया और ऐड प्रीमियम भी पेमेंट किया कि नहीं किया? बोलिए। तो मुझे लगता है कि आपके डिफरेंट मेथड्स तो केवल 2 ही थे, लेकिन ये केवल झंझट जो कंपनी एक्ट 2013 का है। अब इसमें एक बात और है कि कंपनी मिसलेनियस क्वेश्चंस प्रैक्टिकल होंगे, वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। अच्छा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के मेथड की जो बात होती है, बेसिकली 3 मेथड यूज होता है। पहला कहते हैं आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, या आउट ऑफ प्रॉफिट, या इशू ऑफ न्यू शेयर्स, या हम अपने प्रेफरेंस शेयर्स का कन्वर्जन नए शेयर्स में कर लें। ठीक है, यानी कन्वर्जन मेथड एक और है। तो वो कन्वर्जन मेथड कल की क्लास में मैं चलाऊंगा। ठीक है, ताकि कन्वर्जन भी आपको समझ में आ जाए और फिर सारे प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। 2 दिन लगेगा, 2 से 3 दिन में आपको आ जाएगा। ओके, बोलिए। तो आई होप कि ये मेथड आपको समझ में आया। देखिए, एक चीज आप ध्यान देना कि आपको बैलेंस शीट तो बनाना ही है। एग्जाम्स में अगर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आ गया तो बैलेंस शीट से आएगा, और बैलेंस शीट आपको बनाने आया कि नहीं आया? बोलिए। हाँ सर, आ गया। ओके, हाँ सर, आ गया। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, कंपनी के जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इनके रिडम्पशन के लिए और कोई नई व्यवस्था या क्या कोई नया इंतजाम, ये कह सकते हैं कि क्या कोई और मेथड्स अवेलेबल हैं कि नहीं है? तो बिल्कुल है। चलिए, हमारे साथ एक बैलेंस शीट छोटा सा बनाएंगे, आप लोग नोट कीजिए। ये यक्स कंपनी लिमिटेड का बैलेंस शीट है। ये यक्स कंपनी लिमिटेड का क्या है भाई? बैलेंस शीट है। और ये इनके नोट्स के कॉलम हैं,
और ये इनका पर्टिकुलर और अमाउंट, ये नोट्स का कॉलम, ये अमाउंट का कॉलम और ये पर्टिकुलर का कॉलम है डियर। कंपनी के पास बहुत छोटा सा बैलेंस शीट मैं दूंगा आपको, बस केवल एक समझाने के उद्देश्य से कि कंपनी के पास जो इक्विटी शेयर्स है ना वो 10 लाख के हैं। 10% प्रेफरेंस शेयर्स है, 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स है एट द रेट ऑफ 100 ईच। ये भी आपके 10 लाख रुपए के होते हैं। ओके, उसके बाद कंपनी के पास रिजर्व्स में जीआर इसके पास 3 लाख रुपए का है। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में 6% डिबेंचर्स हैं 10 लाख रुपए के। कंपनी का जो करंट लाइबिलिटीज है, करंट लाइबिलिटीज वो है 2 लाख रुपए का। कुल कंपनी के पास 10, 10, 20, 30, 5, 35 लाख रुपए का टोटल ये बनता है। अच्छा, एसेट साइड में इनके पास जो फिक्स्ड एसेट्स है ये 30 लाख का है। करेंट एसेट्स में कैश इनके पास 5,000 का है, 5 लाख का है, सॉरी। तो बेटा ये प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन के डेट आ गए। क्या हो गए भाई? प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन के डेट आ गए। कंपनी को इनका पेमेंट देने की आवश्यकता आ गई क्योंकि डेट आ गए, पेमेंट देना है। कंपनी जो है शेयर्स नहीं इशू कर सकती क्योंकि उसने अपने एथराइज्ड, हम मान लेते हैं कि कंपनी अपने नए शेयर्स इशू नहीं कर सकती, पैसे का इंतजाम नहीं कर सकती है। अच्छा, पैसे का इंतजाम नहीं हो सकता है, साथ ही साथ कंपनी के पास जो अवेलेबल रिजर्व्स हैं आप देखो केवल 3 लाख रुपए का है। और प्रेफरेंस शेयर्स के पेमेंट के यानी रिडेम्पशन के इनके टाइम आ चुके हैं। तो अब अगली व्यवस्था कि ये पैसे कहाँ से ले आएंगे, इनको पेमेंट कैसे देंगे। अगर कंपनी इस कंडीशंस में नहीं है तो क्या प्रोविजंस है कंपनी एक्ट 2013 के। सेक्शन 55 कहता है, सेक्शन 55 सबसेक्शन 3 कहता है, इफ कंपनी नॉट, क्या भाई, अगर कंपनी के पास उपलब्धता नहीं है अदर फंड्स की, क्या इशू ऑफ शेयर्स नहीं है, साथ ही साथ कंपनी उस कंडीशंस में नहीं है कि अपने जनरल रिजर्व्स का इस्तेमाल कर सकती है, यानी कि फ्री रिजर्व्स भी इसके पास केवल 3 लाख रुपए के हैं, तो क्या कंपनी अपने शेयर होल्डर्स यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को किसी और शेयर होल्डर्स यानी कि उनको क्या फिर से कोई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स दे सकती है कि नहीं दे सकती है। तो कंपनी एक्ट सेक्शन 55 कहता है कि इफ 3/4 या 75% शेयर होल्डर्स, कौन से शेयर होल्डर्स, ध्यान दीजिएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स प्रोवाइड्स approval to convert the preference share in new preference shares। कंपनी ने ये देखो, कंपनी ने इनको 10% की प्रॉफिट देने की बात कही थी। कंपनी कहती है देखो अब हम आपको 12% के
प्रॉफिट वाले न्यू रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में क्या करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो कंपनी एक्ट सेक्शन 55 का जो सब सेक्शन 55 का 3 है वो कहता है कि कंपनी कन्वर्ट कर सकती है, बट इसका मतलब कैपिटल रिडक्शन नहीं है डियर। इट नॉट मीन कैपिटल रिडक्शन, इट नॉट मीन कैपिटल रिडक्शन। ये इसका मतलब ये नहीं कि कैपिटल रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट देने में उस कंडीशंस में नहीं थी कि उनका रिडक्शन आउट ऑफ प्रॉफिट कर सकती थी या नए शेयर्स इशू करके पैसे इकट्ठा कर लेती और पेमेंट्स दे देती। तो कंपनी एक्ट सेक्शन 55 कहता है कि कंपनी अपने इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अगर 75% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अप्रूवल करते हैं यानी कॉन्सेंट देते हैं, ये भी कह सकते हैं प्रोवाइड्स अप्रूवल या प्रोवाइड्स कॉन्सेंट टू कन्वर्ट, क्या चीज, टू कन्वर्ट इनटू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये हो सकता है। तो आपके जहन में एक चीज चलेगा, सर ये 25% जो बचेंगे उनका क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने अप्रूवल नहीं दिया वो ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे कि भाई कंपनी हमारे पेमेंट्स बोल रही जबरदस्ती हम आपको जो है हम आपको कन्वर्ट करेंगे। तो ट्रिब्यूनल में ये मुकदमे सूट फाइल के लिए बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि भाई हमारा पैसा यदि कंपनी के पास है तो हम अपना पैसा तो मांगेंगे डियर, ऐसा तो है नहीं कि हम अपना पैसा मांगेंगे नहीं। मेरे पेमेंट के डेट आ गए तो सर ये 25% को क्या किया जाएगा, ये ट्रिब्यूनल के यहाँ अवश्य जाएंगे। तो ट्रिब्यूनल कंपनी को ये आदेश दे सकता है कि इनका पेमेंट किया जाए, यानी कितने 2.5 लाख रुपए के एटलीस्ट। तो कंपनी के पास अवेलेबल रिजर्व फंड कितने हैं, 3 लाख रुपए के हैं, तो कंपनी यहाँ से 2.5 लाख निकालेगी, उनको पेमेंट दे देगी। लेकिन एटलीस्ट 75% या 3/4 अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इस बात का अप्रूवल करते हैं कि हम अपने आप को हमारे शेयर्स को आप नए शेयर्स में कन्वर्ट कर लो, प्रेफरेंस शेयर्स को जो रिडीमेबल हो। कंपनी ने कहा भाई देखो तुम लोगों को 10% का प्रॉफिट हम देते थे, अब मालूम है कितने परसेंट का, 12% प्रॉफिट देंगे। कोई जरूरी नहीं कि ये 12% के प्रॉफिट में ही कन्वर्ट हो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड कंपनी के बीच जो निगोशिएशन होगा, जो समझौते होंगे, उसके अकॉर्डिंग इनको जिस बात पे ये कंसेंट देंगे उस बात पे वो सिक्योरिटीज यानी वो प्रेफरेंस शेयर्स इनको कन्वर्ट किए जाएंगे। तो देखो कंपनी ने क्या किया, इनके 10 लाख में से अगर फुल कन्वर्ट होते हैं, क्या फुल कन्वर्ट होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कैसे इसकी एंट्री होगी, 10% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसको क्या किया आपने, कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्जन की ये एंट्री आपकी अगर 10 लाख के होते हैं तो आप 10 लाख के कर लोगे। अगर एटलीस्ट 25% अप्रूवल नहीं देते हैं, क्योंकि आपका मैंडेटरी है 75% अप्रूवल, तो अगर 25% नहीं देते हैं तो उतने अमाउंट से आप कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाओ और फिर उन्हें बुला के पेमेंट दो, जो मेथड हमने आपको पहले से बता दिया है। तो ये कंपनी एक्ट के प्रोविजंस थे, ध्यान दीजिएगा। मैंने 3 बातों को आपको किया और फिर क्या होंगे, अब देखो जब नया बैलेंस शीट लिखा जाएगा तो ये यहाँ पे 12% हो जाएंगे और ये फिर वही चीज जो अमाउंट था 10 लाख का। बस क्या बदला भाई, एक चीज घट गया, ये खत्म हो गया और फिर ये नया यहाँ रिकॉर्ड हो गया। बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट नहीं है, कंपनी के जो कंपनी नया बैलेंस शीट बनाएगी उस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये कंपनी एक्ट 2013 के 3 प्रोविजंस थे। सेक्शन 55 के क्या प्रोविजंस था, पहला, कंपनी कैन रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि फ्री रिजर्व्स का इस्तेमाल कर लेती है, क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स।
सेकंड क्या था कि कंपनी नए शेयर्स इशू कर लेती और उससे पैसे आता, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट दे देती। थर्ड केसेस क्या थे कि कंपनी ने क्या किया, कन्वर्जन किया अपने प्रेफरेंस शेयर्स को, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स की सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पे मेनली क्या है, अगर कोई शेयर होल्डर्स जो जिनका पेमेंट देना है उनका कोई बकाया है, तो उस बकाये के लिए पहले कॉल किए जाएंगे, वो बकाया पहले दें और फिर वो बकाया जब पेमेंट हो जाएंगे तो फिर उन्हें पेमेंट किया जाएगा। तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये 3 मेथड्स आपके कंप्लीट होते हैं और फिर हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आई होप कि आपको ये मेरा लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। तो आप हमारी अगली क्लास लेना न भूलें बिल्कुल, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे ढंग से ये आपके एग्जामिनेशन में आपके साथ आपका नॉलेज जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको।